कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो वेलकम बैक। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने नीट 60 डेज पावर सीरीज में एक टॉपिक लेके आया हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, जो बहुत ही कॉमन है और साल पे साल हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। ये क्यूबरिज्म और मिला के टॉपिक है, सारे फोर्सेस और मीन्स कंबाइंड दो तीन टॉपिक्स को मिला के इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, तो इसमें बेसिकली हम लोग डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, और जब सारे फोर्सेस का हमें नॉलेज हो जाता है उनको मिला के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो पिछले 40 इयर्स में ऑलमोस्ट लाइक 18 टू 20 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए ही आए हैं, यानी हर अल्टरनेट ईयर में इससे क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं और इसे सीखते हैं और अपना 4 मार्क आप सिक्योर करने का कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सो सबसे पहले व्हाट आर द कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। तो जो फोर्स के बारे में हम लोग सीखते हैं वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ही सीखते हैं। कौन कौन से वो फोर्सेस हैं? वेट, अगर मैं देख लूँ, वेट है, टेंशन है, नॉर्मल फोर्स है एंड स्प्रिंग फोर्स है एंड देन फ्रिक्शन है। हालांकि फ्रिक्शन के बारे में हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसको फ्रिक्शन के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे और इस फ्रिक्शन को अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग अलग ही एक नए टॉपिक में पढ़ेंगे नीट 60 डेज के सीरीज में। आज हम लोग वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग फोर्स पे चर्चा करते हैं और देखते हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। तो सबसे पहले आपको आता है वेट। व्हाट इज वेट? तो आपको पता होगा अर्थ के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उस फील्ड के चलते कोई भी मास को अपनी तरफ खींचता है। उस बॉडी के पास भी एक फील्ड होती है, वो भी अर्थ को खींच सकता है। बट जिस बॉडी की मास ज्यादा बड़ी होती है उसका फील्ड या ताकत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कौन ज्यादा मूव करने की, किसकी ज्यादा मूव करने की प्रोबेबिलिटी होगी, इस छोटे वाले मास की कि बड़े वाले मास की? सर छोटे वाले मास की। सर इसका मतलब कि न्यूटन ने जो एप्पल को गिरते हुए देखा था, तो अपना उन्होंने सोचा था कि एप्पल नीचे गिर रहा है, बट उन्होंने बाद में कैलकुलेट किया सिर्फ एप्पल ही अर्थ एप्पल को सिर्फ नहीं खींचता है, एप्पल भी अर्थ को खींचता है। तो यहाँ पे सिंस दिस इसका मास बहुत कम होता है तो इसकी फोर्स ऑफ खींचने की ताकत, अट्रैक्शन, विल बी वेरी लेस। सो इसलिए ये बॉडी पे एक फोर्स लगता है दैट इज मास इनटू फील्ड की ताकत। फील्ड की ताकत इज जी, सो एम जी इज द वेट। सो दिस टोटल चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? वेट of the body. So weight is the force by which earth attracts a body towards itself. It is the gravitational force by which earth pulls an object. एक बॉडी को खींचता है। तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, ये आपको आइडिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बीच में आती है? जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होगी उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। सर इट इज द ओनली कांटेक्ट फोर्स? नो, normal and friction together is known as the total contact force, but normal is one of the contact force, the contact force by which two surfaces are in contact and push each other. ये जो ब्लॉक है, ड्यू टू ग्रेविटी इट इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड, और क्योंकि ग्रेविटी के चलते ये नीचे पुल्ड हो रहा है तो ये अर्थ को प्रेस करेगा। सिंस इट इज प्रेसिंग द अर्थ इट विल बी ऑल्सो प्रेस्ड बैक बाय अर्थ। तो अगर मैं इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चा, अगर मैं इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, लेट अस ड्रॉ दिस ब्लॉक। थोड़ा सा ऊपर करके मैं दिखा रहा हूं ताकि आप इसके फोर्सेस को समझा पाओ। तो सबसे पहले इस पे ग्रेविटी लगा होगा, वेट लगा होगा, एमजी फोर्स, एंड सिंस उसके चलते ये अर्थ को प्रेस करेगा तो इस पे एक प्रेस बैक फोर्स मिलेगा ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड दैट इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अर्थ बनाऊं, मैं अर्थ की भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं। अगर आप देखोगे अर्थ पे भी एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। और अर्थ का अपना जो भी एम डैश जी होगा, जो अपना अर्थ का वेट होगा, अर्थ के सॉइल का जो वेट होगा वो उस मीन्स अर्थ उसको खींच रहा होगा। तो अगर आप देखोगे दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। बट वी डू नॉट कंसिडर दिस थिंग। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ब्लॉक के बारे में ज्यादा सोचना। सो नॉर्मल इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज द ओनली कॉन्टैक्ट फोर्स? नो, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों मिलके कॉन्टैक्ट फोर्स बनाता है। बट राइट नाउ ओनली कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉर्मल। और ये क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि ग्रेविटी ने खींचा, इसने अर्थ के सरफेस को प्रेस किया, उस जिसके चलते इसको एक प्रेस बैक फोर्स मिलता है। उस प्रेस बैक फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। चलिए आगे देखते हैं।
टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स किस में डेवलप होता है? रस्सी में होती है, स्ट्रिंग में होती है। अ पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ए रोप और स्ट्रिंग। तो कभी भी टेंशन दिखाते हैं तो वी शो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। याद रखना, टेंशन इज डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, टेंशन इज developed in a string and is always shown developed in string and it is always shown away from the body. String and is always shown away from the body. Always shown away from the body. अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उससे हमेशा दूर दिखाएंगे फ्रॉम द बॉडी। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक दिखाएं तो क्या दिखेगा बच्चा आपको? अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इस ब्लॉक को दिखाए तो हमेशा हम स्ट्रिंग अगर दिखाते हैं तो फोर्स कैसे दिखाएंगे? वी विल शो द फोर्स ऑफ टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी से अवे। अगर मैं इस स्ट्रिंग पे टेंशन दिखाना चाहता हूं देन हाउ वी विल शो द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ये मेरा सरफेस है जहां से स्ट्रिंग क्लैम्प्ड है एंड आई विल ड्रॉ द रस्सी। दिस इज द स्ट्रिंग विच वी हैव। मान लीजिए मुझे अगर टेंशन दिखाना है तो मैं टेंशन यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे दिखाना है, मान लीजिए मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंशन दिखानी थी। कहाँ दिखानी थी? इस पॉइंट पे मुझे टेंशन दिखानी थी। तो अगर इस ब्लॉक के लिए दिखाऊंगा तो अवे दिखाऊंगा, दैट इज टेंशन। यहाँ पे टेंशन कहाँ है? अवे। अगर मैं रस्सी पे दिखाना चाहता हूं तो रस्सी पे किधर दिखाऊंगा? रस्सी पे किधर दिखाऊंगा? अवे फ्रॉम द रस्सी। टेंशन इज ऑलवेज शोन अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ टेंशन नीचे लग रहा होगा। तो इस रस्सी की बात करें तो नीचे की तरफ, इस ब्लॉक की बात करें ऊपर की तरफ। हमेशा याद रखना टेंशन इज ऑलवेज शोन अवे फ्रॉम द बॉडी। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ थ्री बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगेगा तो लगेगा कैसे और क्यों ही लगेगा? When this body is placed on the earth, तो ये अर्थ को ग्रेविटी के चलते प्रेस कर रहा होगा, तो अर्थ के चलते उस पर नॉर्मल फोर्स तीनों पे मिल रहा होगा। But we are not considered means focused right now the normal from the ground. We are more focused due to this force. अगर ये फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक इससे जाके बहुत चिपक जाएगा और फोर्स लगाएगा, जिसके चलते there will be a development of normal horizontal force in this direction and in this direction. हमेशा when we show the FBD, we show the FBD of the forces which are acting on the body. तुम्हारे ऊपर कौन सा अत्याचार हुआ है या कौन सा फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम दिखाते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो फोर्स इधर की तरफ नॉर्मल हम देते हैं क्योंकि दे ऑलवेज अकर इन पेयर, तो हम लोग नॉर्मल को हमेशा पेयरिंग में दिखाते हैं। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ भी एक नॉर्मल लगेगा और कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा जिसको हम एन डैश दिखाते हैं। Now they are asking what is the value of n and n dash. For that first of all ये contact forces है और अगर मैं पूरा सिस्टम अगर इसको मान लूँ, if we consider this whole three objects as one system, तो ये बॉडी पे ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? एक बॉडी पे इधर लग रहा है, एक बॉडी पे इधर लग रहा है तो जीरो, इस बॉडी पे इधर लग रहा है, इस बॉडी पे इधर लग रहा है तो नेट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो है। बट अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? सर नेट फोर्स इज एफ। अगर पूरे बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखे तो बस एक एफ लग रहा है। सर mg नहीं लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? फोर्स अगर F है, व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम? m1 m2 m3। तो तीनों की मास क्या हो जाएगी बच्चा? m1 प्लस m2 प्लस m3, ये मास हो जाएगा। तो इसको हम अगर बॉक्स में इंक्लोज कर ले, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो हम FBD बनाएंगे। क्या बनाएंगे? FBD बनाते हैं। सो ब्लॉक नंबर m1, अगर m1 की बात करें, सिर्फ वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट एक्स डायरेक्शन फोर्सेस, तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में इस पे ऊपर में फोर्स F लगा है
एंड ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द m1 m2, ये m2 को प्रेस करेगा क्योंकि इसको धक्का मिला है, तो इसको एक प्रेस बैक मिलेगा, एंड प्रेस बैक फोर्स इज व्हाट, नॉर्मल n। एंड पूरे बॉडी की एक्सीलरेशन क्या, पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है a से, और a की वैल्यू कितनी, f। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये भी एक्सीलरेट कर रहा होगा। कैन आई राइट, व्हाट कैन आई राइट, टेल मी। तो अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सर सिंस द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग राइट वर्ड्स वी कैन राइट नेट फोर्स F माइनस n इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F माइनस m1a, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, अगर दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, कौन सी ब्लॉक, m1 के बाद अगर m2 बनाते हैं, तो वैसे तो हमने n की वैल्यू निकाल ली। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट n डैश, यू कैन आइदर ड्रॉ m2 और यू कैन आइदर ड्रॉ m3। तो थोड़ा m3 का देखते हैं। वाई m3, क्योंकि अगर m3 दिखाएंगे तो व्हाट आर द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन इट, तो सर दिस फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द m1 ब्लॉक, नॉट ऑन द m3 ब्लॉक। तो m3 ब्लॉक पे बस एक फोर्स लग रहा होगा, और वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, n डैश, एंड दैट इज द ओनली रीजन ड्यू टू विच वो बॉडी आगे जा रहा है। और बॉडी आगे जा रहा है तो किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन a से जा रहा है। एंड व्हाट इज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट, सर n डैश इज द ओनली फोर्स दैट इज कॉजिंग दिस m3 टू मूव, एंड दिस इज आवर आंसर। वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द एक्सेलरेशन फ्रॉम द टॉप। सो इस तरीके से हम n डैश और n निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए, क्योंकि आपके PYQs में ये पूछा गया है। और देखते हैं कैसे, सी तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या गारंटी नहीं है कि इस साल भी नहीं है, तो जरूर पूछा जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सर ABC हमारा 3 ब्लॉक है, तीनों की मास दी हुई है, एक 4 kg का है, एक 2 kg का है, और एक 1 kg का है। अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूँ, एक सिस्टम, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सर एक्सीलरेशन तो होता है फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग इफ ए फोर्स ऑफ 14 न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एक्सीलरेशन ABC 421, कितना है 421, सो इट इज 7, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दे वांट टू आस्क व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B, इस पॉइंट के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। तो इफ आई ड्रॉ FBD ऑफ A, अगर मैं A का FBD बनाऊं, चलिए देखते हैं A की FBD में सबसे पहले फोर्स दिखाई, कौन सा फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में एक फोर्स लग रहा है दैट इज F, एंड राइट वर्ड से एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स दे आर आस्किंग। सो आई एम मार्किंग दैट कॉन्टैक्ट फोर्स विथ N, वो इधर लग रहा होगा, वो इधर लग रहा होगा। नाउ व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन फॉर दिस बॉडी, एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगी क्योंकि फोर्स सामने की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितनी है सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, फोर्स माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स लगा कितना है सर 14 न्यूटन, माइनस कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है N, मास ऑफ A कितना दिया हुआ है 4 kg, सो इट इज 4 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। यहाँ से नॉर्मल कितनी आ जाएगी सर 14 माइनस 8 दैट इज 6 न्यूटन, एंड वी हैव दैट ऑप्शन दैट इज 6 न्यूटन। हम आराम से निकाल सकते थे, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन कि ये निकालते कैसे हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन ही, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने 11th 12th की पढ़ाई कर रखी है देन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का क्यों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि PYQs में ये पूछा गया, तो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वन। चलिए देखते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपको नीट में दिखेंगे। पहले एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। नाउ अगर 10 न्यूटन से इस बॉडी को खींच रहा हूँ तो ये 2 kg ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, देयर इज ए स्ट्रिंग बिटवीन इट, स्ट्रिंग के चलते ये 3 kg ब्लॉक भी आगे जाएगा और 5 kg ब्लॉक भी आगे जाएगा, बट देयर इज अनदर 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स किधर बढ़ा है, 30 न्यूटन की 10 न्यूटन, सर 30 न्यूटन। तो अगर पूरा सिस्टम को एज ए होल सोचे तो पूरा सिस्टम राइट वर्ड जाएगा, एंड देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। तो T1 and T2 are the two strings and they have the tension inside them developed as T1 and T2। तो पहले सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक पूरे बॉडीज को एक सिस्टम मानूं, what is the acceleration net? सर acceleration is equal to force external net divided by mass of the system। एक्सटर्नली कौन सा फोर्स लग रहा है सर, टेंशन T1 एंड T2 अगर एक पॉइंट पे दिखाएंगे तो दे आर ऑलवेज शोन
अवे, इधर और इधर कट जाता है, इंटरनल फोर्स की तरह काम करता है। अगर मैं इस बॉडी के लिए दिखाऊं तो इधर दिखाऊंगा, इधर दिखाऊंगा, इट विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड। सो इंटरनल टेंशन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दे ऑल आर इंटरनल फोर्सेस अगर पूरे सिस्टम की बात की जाए तो। अगर अकेला बॉडी लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तब वो फोर्सेस दिखते हैं। तो अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन इज फोर्स एक्सटर्नल। फोर्स एक्सटर्नल कितना लग रहा है? 30 - 10 दैट इज 20 न्यूटन बाय व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम? 2 + 3 5 + 5 10। सो नेट एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की तरफ? राइट वर्ड की तरफ। क्यों राइट वर्ड की तरफ? क्योंकि बॉडी में नेट फोर्स किधर बढ़ा है? इधर राइट वर्ड की तरफ बढ़ा है। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो हमने निकाल लिया T1 और T2। मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, 5 kg बॉडी की बात करता हूँ। नाउ इफ आई ड्रॉ द FBD ऑफ 5 kg, तो मेरे को बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर में। सर एक 30 न्यूटन तो लग ही रहा है, जो आपको भी दिख रहा है, और एक लेफ्ट में अगर इस ब्लॉक के लिए T1 लग रहा है और अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इज ऑलवेज सोन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस पर क्या लग रहा है? सर T1 फोर्स लग रही है एंड T1 I have shown away from the body. Now this whole block is moving with an acceleration of 2. So कौन सा फोर्स बड़ा होगा? 30 वाला या T1? सर 30 - T1 5 × 2। सो T1 कितना हो जाएगा? 30 - 10 दैट इज 20 न्यूटन इज द टेंशन T1। अगर मैं T2 की बात करूं देन आई कैन टेक आइदर 3 kg और आइदर 2 kg। चलो 2 kg से क्या बात करते हैं, 2 kg का ध्यान देते हैं, 2 kg से। सो सपोज दिस इज 2 kg। इफ 2 kg की बात करें तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? सर फोर्स एक लेफ्ट साइड में 10 लग रहा है, राइट साइड में कितना लग रहा है फोर्स? सर T2 लग रहा है। नाउ इफ आई सी व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, एक्सेलरेशन तो सामने की तरफ है, सो विच फोर्स इज बिगर? सर T2 - 10 इज इक्वल टू 2 × A की वैल्यू कितनी है? 2। सो टेंशन T2 इज इक्वल टू 2 + 2 4 + 10 14 न्यूटन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके PYQs में आया हुआ डायरेक्ट, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो अगर हम आगे बढ़े और देखते हैं वन ऑफ द सो वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल डू द PYQ। अगर ऐसा क्वेश्चन हो अलोंग द इंक्लाइन, देन अगेन यू विल हैव टू, अगर फोर्स ऐसे खींचा गया तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, एक इंक्लाइन की तरफ होगा। सो इट विल बी अट्रैक्टेड, इट विल बी मीन्स पुल्ड अपवर्ड। फॉर दैट यू विल हैव टू चेक इस पूरे सिस्टम को। अगर मैं एक बॉडी को सिस्टम मान लूँ तो बीच में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मासलेस होती है, स्ट्रिंग में मास अभी हम नहीं मानते हैं। तो नेट फोर्स अगर देखोगे, एक तो कंपोनेंट वाला फोर्स आ रहा है, कंपोनेंट वाली फोर्स आ रही है कितना? 100, और ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? एंगल कितना हो जाएगा? ये 30, देन इट इज ऑल्सो 30। सो 100 cos 30, 100 cos 30 डिग्री। और पूरे सिस्टम पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? 2 + 3 5G sin 30। यू विल हैव टू चेक कौन सा फोर्स बड़ा है। सो इट इज 50 × 1/2 दैट इज 25 न्यूटन। नीचे की तरफ ग्रेविटी पूरे सिस्टम को खींच रही होगी, और ऊपर की तरफ मैंने कितना फोर्स लगाया? दैट इज 100 × √3/2। cos 60 is equal to 1/2, cos 30 is equal to, sir, 50 √3 is the bigger force. So √3 is 1.7 × 5. This is basically almost equal to 85 Newton. 85 न्यूटन बड़ी है, 25 न्यूटन छोटी है, पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट करेगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल नेट बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो फोर्स एक्सटर्नल ऊपर की तरफ और कितनी है? सर 85 - 25 बाय मास ऑफ द सिस्टम कितनी है? 2 + 3 5 kg। सो इट इज व्हाट? 80 - 60 by 5 and that is nothing but 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सिंस आई फाउंड आउट द एक्सीलरेशन, हम लोग क्या निकालेंगे? टेंशन। टेंशन के लिए वी विल ड्रॉ द FBD। अगर मैं FBD की बात करूं, अगर FBD की बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? एक ब्लॉक है, सपोज टेंशन इज ऑलवेज सोन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के लिए ऐसा, और अगर इस ब्लॉक के लिए दिखाते हैं तो ऐसा। तो आई एम टेकिंग द अबव वन। So 2 kg block
व्हाट इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? सर एक ऊपर की तरफ 85 न्यूटन का फोर्स लगा है और एक नीचे की तरफ टेंशन लगा होगा, और क्या लगा होगा? 2g sin 30। बहुत बच्चे ये फोर्स छोड़ देते हैं। कौन सा फोर्स छोड़ देते हैं? 2g sin 30 वाला फोर्स मिस कर जाते हैं। यू डू नॉट हैव टू मिस इट। तो क्या हो जाएगा सर? 85 माइनस टेंशन माइनस 2g, 20 इंटू 1/2 10 इज इक्वल टू मास 2 इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 12। सो इट टेंशन इज इक्वल टू सर 85 minus 75 minus 24. So how much it will get? 5 minus 1 is 1 and 7 minus 2 is 51 Newton. Almost like 51 Newton is coming. So this kind of questions, they are very important because inclined plane वाले भी questions आपको नीट के PYQs में पूछे गए हैं। इस चलते ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और आपके सामने PYQ आ गया जो 2022 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। In the diagram shown, the normal reaction force between the 2 kg block and the 1 kg block, they consider the surface to be smooth, friction नहीं है। So right now friction is not there, given g की वैल्यू 10 है। अगर फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ से फोर्स है, इस पूरे बॉडी को एक सिस्टम मान लेंगे, सिस्टम, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो नेट फोर्स एक 60, एक 18, और नेट एक नीचे की तरफ लग रहा है कितना सर? नेट फोर्स कितना लग रहा है? 3 + 2 5 + 6 6g sin 30 डिग्री। सो 60 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। कौन सा फोर्स बढ़ा है? चलिए बताइए आप लोग ही। सर ऊपर 60, नीचे 30 और 18 48, तो ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ा है। सो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एफ नेट, एफ एक्सटर्नल का नेट डिवाइडेड बाय मास, दैट इज इक्वल टू सर ऊपर की तरफ 60 न्यूटन, नीचे की तरफ 30 एंड 18 48। सो 60 minus 48 divided by mass is 3 + 2 5 + 1 6. So 12/6 is 2 meter per second square. ये अपना क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। नाउ अगर एक्सेलरेशन अगर हमारे पास आ गया है, देन व्हाट दे आर आस्किंग द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 and 1। तो 2 and 1 के लिए आई विल हैव टू ड्रॉ FBD। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 and 1, सो दिस इज 2 kg और आई विल टेक FBD ऑफ 1 kg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इनके बीच में मैं दिखा देता हूँ, 2 और 1 के बीच में एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा। एंड अगर मैं पूरा सिस्टम की बात करूँ देन इट विल गेट कैंसल्ड आउट, बट अगर अकेला बॉडी की बात करूँ इट विल बी शोन। और वो किधर दिख रहा होगा? 1 kg ब्लॉक पूरा सिस्टम जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर फोर्स नॉर्मल इज नॉर्म, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, यानी 2 kg ने उसको ऊपर ढकेला होगा तो एक फोर्स ऊपर लगा होगा उसकी तरफ नॉर्मल, और एक फोर्स इधर लग रहा है। कौन सा लग रहा है? 18 न्यूटन लग रहा है। डोंट से कि ये नीचे वाला 60 न्यूटन उड़ के 1 kg पे लगा, नो। और इस पे क्या लग रहा है? एक अपना 1g sin 30 लग रहा है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चा? अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा जरा बोलिएगा मुझे। अगर ये पूरा सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है ऊपर की तरफ कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कौन सा किधर वाली फोर्स, किस डायरेक्शन वाली फोर्स बड़ी होगी? सर ऊपर डायरेक्शन वाली। सो नॉर्मल माइनस 1g sin 30 इज इक्वल टू 10/2 5 माइनस 18 इज इक्वल टू 1 into 2। सो नॉर्मल इज इक्वल टू 23 उधर 25 न्यूटन होनी चाहिए, दैट इज बिटवीन 1 and 2 kg। 25 न्यूटन इज ऑप्शन, इट इज द सेकेंड ऑप्शन। ये डायरेक्टली पूछा गया सवाल 2022 में। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि पहले पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक्स। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। नाउ दिस क्वेश्चन लेट अस सी, फिर से स्ट्रिंग ओवर पुली है। नाउ 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to, 2020 में पूछा गया है, of massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. Frictionless जैसे ही बोल दे तो समझ जाना ये रोटेशन करना हो के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ g, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है आपको। अगर मैं बात करूँ तो मैं फोर्सेस दिखा सकता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम यहाँ 6g होगा, यहाँ पे अलग टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे 4g लग रहा होगा। अगर आप बात करोगे इफ वी कंसिडर दिस 2 ब्लॉक एज 1 स्ट्रेट सिस्टम,
तो आपको क्या हो जाएगा, एक सामने में एक ब्लॉक दिखेगा, एक रस्सी ऐसे दिखेगी और एक और ब्लॉक दिखेगा, दैट इज 4G 4 kg 4 kg का, एंड दूसरा क्या दिखेगा 6 kg का। नाउ इफ वी कंसिडर इट एज वन सिस्टम, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, एक बाहर की तरफ 6G लग रही है और एक इधर बाहर की तरफ 4G लग रही है। देन क्योंकि टेंशन तो इंटरनल फोर्स होता है, अगर हम टेंशन दिखा भी रहे हैं किसी पॉइंट पे तो इस वाले बॉडी के लिए अवे, इस वाली बॉडी के लिए अवे, कट जाएगी, इट विल गेट कैंसल आउट। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज फोर्स एक्सटर्नल नेट बाय मास ऑफ द सिस्टम। फोर्स एक्सटर्नल लग कितना रहा है, 6G में से 4G, उधर 60 न्यूटन इधर 40 न्यूटन, सो 60 माइनस 40 बाई डिवाइडेड बाई, या हम बोल सकते हैं 6G माइनस 4G डिवाइडेड बाई मास 10, सो G 2G अपॉन 10, दैट इज G अपॉन 5। क्वेश्चन क्या है, तो इट इज G अपॉन 5, जो यही पूछा गया था, G एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज G अपॉन 5। नॉट अ वेरी गुड, वेरी हार्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ मास, चलिए इसको देखते हैं। A mass of 1 kg suspended by a thread, it is lifted up with an acceleration। एक मास को अगर ऊपर सिस्टम को, अगर एक पूरा सिस्टम है, एक उससे स्ट्रिंग अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, पूरे सिस्टम को ऊपर एक्सेलरेट किया जा रहा है, पूरे सिस्टम को ऊपर एक्सेलरेट किया जा रहा है 4.9 से, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपसे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ टेंशन, तो इसमें टेंशन कितनी लग रही होगी, ऊपर में मान लेते हैं टेंशन लग रही होगी और नीचे में mg है, तो टेंशन लिख सकते हैं सर, टेंशन इज द ओनली रीजन विच फॉर विच इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, माइनस mg इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, लेट इट बी m, सो m इंटू ए, सो टेंशन क्या आ गया, अगर m कॉमन ले ले तो g प्लस ए, सो व्हाट इट बिकम्स सर m इंटू 9.8 plus 4.9, so it is basically 17 1.10 14.7 m. Tension is this much. First case. Second case, when it is accelerating downward, second case में ये system accelerate downward हो रही है, टेंशन स्ट्रिंग में हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी अगर नीचे एक्सेलरेट करी तो आप टेंशन नीचे दिखाने लग जाओगे, अगर एक्सेलरेट बॉडी नीचे करी फिर भी स्ट्रिंग ऊपर ही दिखाएंगे, और क्यों एक्सेलरेट कर रही होगी, इसकी mg बड़ी होगी, या कुछ लिफ्ट में भी अगर जब होता है तो ऐसा ही होता है। नाउ अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा सर, mg माइनस टेंशन is equal to mass into acceleration, so tension is equal to mg minus a, so it will become 4.9 m. Now if I will take tension upward, tension downward, so tension upward divided by tension downward is equal to 14.7 times of m divided by 4.9 times of m, so mm cancel, 3 is to 1, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 प्लस 1, वैसे भी ये 4.9 का 3 मल्टीपल है, दिख रहा है यहाँ से, सो इट इज 3.3:1 का रेशियो आ रहा है इनके बीच में, यस और नो। यू कैन सी हाउ इजी इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग, दे हैव आस्क्ड questions and many type of questions, it has come in 1998, there is no doubt that these questions can't repeat, there is no doubt they can repeat. नाउ स्प्रिंग फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्प्रिंग फोर्स इज अ फोर्स विच डेवलप्स इन द स्प्रिंग। एक स्प्रिंग आपने देखा होगा, जेटर पेन आप जब यूज़ करते हैं तब भी स्प्रिंग देखा होगा, ट्रेन्स के नीचे ट्रेन्स ऐसे ऐसे करते रहती है बिकॉज देयर इज अ सस्पेंशन और स्प्रिंग लगा होता है नीचे में। बाइक में सॉकर होती है, उसमें भी स्प्रिंग लगी होती है। तो स्प्रिंग की एक खासियत होती है, दे हैव कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर मेड लाइक इन द कॉइल्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स। अब हुक्स लॉ ने उन्हें कुछ बताया था, बट स्प्रिंग के पास एक अपना फोर्स, स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है। कब? व्हेन ए लीनियर स्प्रिंग इज जनरली अ हेलिकल मेटालिक
wire, a helical type of metallic wire, when the two free ends of the spring are pulled away, जब खींचा जाए या कंप्रेस किया जाए, the length of the spring can be changed. क्यों? क्योंकि स्प्रिंग या तो स्ट्रेच होता है या तो कंप्रेस होता है, तो लेंथ चेंज कर सकता है. स्प्रिंग हैज ए टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. इलास्टिक नेचर होता है, ओरिजिनल अपने शेप में आना चाहता है. And has an opposite to, and it develops an opposite to its change length. Spring has a tendency to come back to its original length and it develops an opposition. एक अपोजिशन डेवलप कर लेता है, एक अपोजिट फोर्स डेवलप कर लेता है. इस अपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स. क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स. और इसकी वैल्यू अगले स्लाइड में देखते हैं कितनी आती है. हुक्स लॉ ने उसे डिराइव किया था. और ये this opposing force is called as restoring force or spring force. It is electromagnetic in nature. उस बॉडी के अपनी अंदर की खासियत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है. नाउ हुक्स ने क्या बोला, जो स्प्रिंग फोर्स अगर ये बॉडी का नेचुरल लेंथ है और इसे कंप्रेस किया जाए एक्स अमाउंट से, देन स्प्रिंग फोर्स इसमें एक अपोजिशन डेवलप हो जाता है एंड दैट इज k इंटू एक्स. सो एफ स्प्रिंग डेवलप्ड इन द बॉडी इज माइनस के एक्स. व्हाट डज माइनस रिप्रेजेंट? द डायरेक्शन. माइनस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. Since displacement is right side, so minus of x is the direction of force. So force will be rightward. और वो बॉडी को नेचुरल लेंथ पे लाना चाहेगा. हालांकि when it will try to bring it to its natural length, वो थोड़ा आगे चला जाएगा due to its speed, ड्यू टू अपने स्पीड के चलते थोड़ा आगे चला जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे, ऐसा करता रहेगा. मान लीजिए उसके अपने नेचुरल लेंथ से मैंने एक्सटेंड किया होता तब, देन वो स्प्रिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप होता के एक्स, और उस बॉडी को अंदर खींचना चाहता और उस बॉडी को अपने नेचुरल लेंथ पे लेके आना चाहता. स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. माइनस टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स. अगर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ होगा तो फोर्स अंदर की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ. अगर हम फोर्स को इक्वेट मीन्स ड्रॉ करें तो वो माइनस के एक्स ऐसे के फॉर्म में आएगा. चलिए देखिए, क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है. चलिए उसको करते हैं. ये पूछा गया था 2017 में. कटिंग ऑफ स्प्रिंग. कटिंग ऑफ स्प्रिंग का एग्जाम्पल है ये. कटिंग ऑफ स्प्रिंग. कटिंग ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग को काटने पे क्या होता है? स्प्रिंग. कटिंग ऑफ स्प्रिंग. याद रखना, स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटली. स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज, तुरंत नहीं बदलता. डज नॉट चेंज इंस्टेंटली, तुरंत नहीं चेंज करता है. एज टेंशन फोर्स चेंजेस. टेंशन, अगर धागा को काट देंगे, स्ट्रेच धागा को, तो वो लूज हो जाएगा. एज टेंशन चेंजेस इंस्टेंटली. टेंशन चेंजेस इंस्टेंटली. इंस्टेंटली. थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. अगर मेरा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां मास है और मास है, दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग है, बट ऊपर में स्प्रिंग है. मान लीजिए अगर मैंने अभी प्लैंक लगाया हुआ है और प्लैंक को हटा दें तो ये पूरा सिस्टम नीचे झूलते 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 कहीं आके रुकेगा. वो रुकने वाली पोजीशन चलिए ड्रॉ कर लेते हैं. स्ट्रेच हो गया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आ जाएगी स्प्रिंग में, और क्या हो जाएगी? ये ब्लॉक थोड़े नीचे आ जाएगा. क्या स्ट्रिंग में कोई इलोंगेशन आएगी? नो. स्ट्रिंग का लेंथ वही रहेगा. थोड़ा सा देखते हैं. फोर्स ऊपर की तरफ आएगी के एक्स, जितनी स्ट्रेचिंग आई होगी. मान लेते हैं इसके नेचुरल लेंथ से कितना का स्ट्रेचिंग हुआ है? एक्स का हुआ है. तो ऊपर की तरफ के एक्स और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? एक M3mg, क्योंकि इसकी मास 3m है, और इधर एक लग रहा होगा mg, और इन दोनों के बीच में टेंशन एंड टेंशन लग रहा होगा. नाउ अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ क्या? सर ऊपर की तरफ के एक्स और नीचे की तरफ M3mg एंड mg. सर टेंशन भी तो लग रही है, बट टेंशन वी विल शो व्हेन वी विल ड्रॉ द एबिलिटी ऑफ ए और बी अलोन. टेंशन अगर पूरे सिस्टम का माने तो जीरो हो जाएगा, बट अगर ए और बी को अलग अलग ड्रॉ करते हैं तब टेंशन दिखाते हैं. अभी अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सर ऊपर की तरफ के एक्स
इज इक्वल टू नीचे 3 mg प्लस 3 mg 4 mg हो जाएगा। नाउ मैंने एक कैंची लाई और इसे काट दिया, कैंची लाके इसे काट दिया। एज सुन एज यू कट द स्ट्रिंग, उस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे थे सर? ऊपर में kx लग रहा था, नीचे पे उस पे टेंशन लग रहा था, और एक अपना 3 mg लग रहा था। कौन से ब्लॉक पे सर? ये कौन सी ब्लॉक है? ए ब्लॉक है। और सर बी ब्लॉक का क्या हो जाएगा? बी ब्लॉक भी नीचे था, उस पे क्या लग रहा था सर? ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा है। एज सुन एज द स्ट्रिंग इज कट, क्या होगा? ये टेंशन विल बॉयल डाउन टू जीरो, टेंशन विल बॉयल डाउन टू जीरो। जैसे ही धागा काटेंगे धागा लूज पड़ जाएगा तुरंत, और अचानक से क्या होगा जरा बताओ सर? ये ऊपर का फोर्स 4 mg और नीचे का फोर्स mg, कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा? तो सिंस ऊपर वाला kx तुरंत विल ग्रेटर देन 3 mg, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन नेट कितना हो जाएगा सर? kx माइनस 3 mg डिवाइडेड बाई 3m। सो 4 mg minus mg, 3 mg, so it becomes mg divided by 3m. mm get cancel and it is acceleration is g by 3। तो इस बॉडी पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितनी आ जाएगी? g by 3। अगर इस बॉडी की बात करें, पूरे बॉडी पे ऊपर टेंशन और mg लग रहा था, टेंशन अचानक से जीरो हो गया, ये mg फोर्स इस पे एक्टिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई मास, मास मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन। सो नीचे वाली ब्लॉक फ्री फॉल से गिरने लगेगा, ऊपर वाली ब्लॉक सटाक से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा। तो इट विल बी g by 3 and g। एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंग्स ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतनी काफ़ी थी, और आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड 19 क्वेश्चन है, इसमें से 6 to 7 मैंने ही सॉल्व करवा दिया, बाकी आप प्लीज ट्राई करो एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज ऑफ आवर यूट्यूब चैनल आर्म्स अकेडमी एंड टेक केयर। और नीट 60 डेज का पावर सीरीज देखते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।